सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूं चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका ट्रेनर अमन बहल, और आज की क्लास बेस्ड है सेकंड एडिटोरियल पे द हिंदू के। आर्टिकल लिखा गया है सर्वाइकल कैंसर पे, और मेरे ख्याल से हर महिला को, इनफैक्ट हर पुरुष को भी पता होना चाहिए सर्वाइकल कैंसर क्या है, क्यों होता है और इसके क्या इलाज होते हैं। बहुत फैल रहा है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, पूनम पांडे नाम की एक एक्ट्रेस हैं, उनकी डेथ हो गई सर्वाइकल कैंसर से। तो ये लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी डेथ्स इससे क्यों कॉज होती हैं आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए क्विज़ को देखें। इस क्लास में जो भी आप सीखते हैं इस क्विज़ पे आपको क्लास के लास्ट में अप्लाई करना होता है। 9 क्वेश्चंस हैं क्विज़ में, कॉम्प्रिहेंशन भी, वोकैब भी, क्लोज टेस्ट भी, और लास्ट में कुछ ग्रामर और एरर्स की। सभी क्वेश्चंस को क्लास के लास्ट में सॉल्व करेंगे। अभी पूरा फोकस इस चीज़ में डालो कि आपको सब चीज़ें समझ में आए। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, नए बच्चे क्लास को सब्सक्राइब कर लें, 6:30 बजे का अलार्म लगाएं। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस आपको शाम में मिलती हैं। कह रहा है जी कीप ईट होलसम। देखिए होलसम जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग है बेनिफिशियल, गुड फॉर यू, जो आपके लिए अच्छा हो, गुड हो। इसके लिए एक और वर्ड है हमारे पास, सेल्यूब्रियस। मैंने लिखा नहीं है, आगे आपको वोकैब शीट में दिखा दूंगा। अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सही वक्त पे सोते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका एक होलसम लाइफस्टाइल है, सेल्यूब्रियस या बेनिफिशियल या गुड फॉर यू लाइफस्टाइल है। और दूसरा जो होलसम वर्ड का मीनिंग है वो ये है, ऐसी चीज़ जिसमें होल आ जाए, यानी पूरा आ जाए। आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 4 सेक्शन आपको पढ़ने हैं। बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश। अगर एक भी सेक्शन आप छोड़ दें तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी है, वो होलसम नहीं है। समझ पाए मेरी बात को? आपने प्रिपरेशन तो की लेकिन सेक्शन छोड़ दिया, जीएस पढ़ के नहीं गए, तो आपकी प्रिपरेशन अपने आप में अधूरी है, होलसम नहीं है। आर्टिकल यही कह रहा है कि जो भी करना है वो होलसम बना के करना है। हर एस्पेक्ट सर्वाइकल कैंसर का आपको कवर करना है। कह रहे जी, अ नेशनल सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम शुड बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल। कह रहे ये जो आप एक प्रोग्राम बनाने वाले हो, नेशनल सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो है बना देना चाहिए, मेक कर देना चाहिए, पैसिव वॉइस में शुड बी मेड, और क्या एक्सेसिबल यानी पहुंचने लायक सभी के लिए, टू ऑल। ऐसा ना हो इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ छोटी बच्चियों को इलाज मिले, जो महिलाएं 25, 30, 40 की हो गई हैं उनको इलाज ना मिल पाए, या इस प्रोग्राम के अंदर शहरों में रहने वाली लड़कियों को फ़ायदा मिले, गांव वाली लड़कियां रह जाएं। तो आपको ऐसा बनाना है कि हर एक इंसान के लिए, हर एक महिला के लिए, लेडी के लिए दिस प्रोग्राम शुड बी एक्सेसिबल। समझ गए? अब ये प्रोग्राम आगे आप डिटेल में देखेंगे क्या होता है। जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालते हैं। भारी भरकम वर्ड शुरू में देख लो, ये ऑप्टिमम, ये फैथम है ना, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी होलसम से शुरू करते हैं। अभी बताया था आपको वर्ड मैंने, हेल्थफुल हो, डिसेंट हो, अप्रोप्रिएट हो, वो कहलाता है होलसम। चिल्ड्रन नीड होलसम इन्वायरमेंट टू ग्रो फिजिकली एंड मेंटली। बच्चों को एक हेल्थफुल इन्वायरमेंट चाहिए, फिजिकली और मेंटली, शारीरिक और मानसिक तौर पे ग्रो करने के लिए। सेल्यूब्रियस और सेल्यूटरी भी इसके सिनोनिम्स हैं। बहुत बार ये वर्ड्स भी आप देखेंगे आर्टिकल्स में आते हुए, सेल्यूब्रियस तो खास करके, ठीक है। आज नहीं आया लेकिन इनको थोड़ा सा नज़र से निकालो, नेक्स्ट टाइम जब ये वर्ड्स आएँ तो हेल्दी के ही सिनोनिम्स होंगे। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आ चुका है, होलसम। अगला वर्ड है फैथम। देखिए, फैथम का मतलब होता है किसी चीज़ की गहराई को समझना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ग्रैस्प करना। अगर आप अभी सर्च करो, समंदर की गहराई को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही है फैथमोमीटर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो समंदर की गहराई को नापे। तो फैथम वर्ड जो है वो गहराई से रिलेटेड है।
इस वर्ड को हमने आम बोलचाल में किसी भी चीज़ की गहराई समझने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया है। अगर आप इस आर्टिकल की गहराई को समझ पाए तो आप फैदम कर पाए इस आर्टिकल के मैसेज को, ठीक है, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। टू ग्रेस्प एंड अंडरस्टैंड समथिंग, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फैदम द पब्लिक्स ओपिनियन बिफोर द जनरल इलेक्शंस। बड़ा मुश्किल है गहराई को समझना पब्लिक की ओपिनियन के जनरल इलेक्शन से पहले, आम चुनावों से पहले। कॉम्प्रीहेंड करना, अनरेवल करना किसी चीज़ को समझने के सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड फैथम इन द आर्टिकल टुडे। इसी से एडजेक्टिव बनता है फैथमेबल, जिसको समझा जा सके, और इसका बिल्कुल उल्टा होता है अनफैथमेबल, ऐसी चीज़ जिसको समझना मुश्किल हो, इनकॉम्प्रीहेंसिबल हो, अनअंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो ये वन वर्ड्स हैं, अनफैथमेबल, फैथमेबल, याद होंगे आपको सारे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी बैंक की। अगला वर्ड है अपना एब्जॉर्व। एब्जॉर्व का मतलब होता है सोख लेना, लेकिन दो तरीके से, लिटरली और मेटाफोरिकली। अब ये क्या होता है लिटरली? देखिए, लिटरली का मतलब होता है जैसा लिखा गया है वैसा ही समझना। अगर मैं सोखने की बात कर रहा हूँ और आपने मिट्टी में पानी डाला और मिट्टी ने पानी को सोख लिया, तो ये लिटरल वाला मीनिंग निकला। समझ पाए मेरी बात को? आपने किसी चीज़ पे कुछ पानी वानी कुछ डाला, कोई लिक्विड डाला और उस चीज़ ने उसको सोख लिया फिजिकली, तो ये हो गया लिटरल मीनिंग, सोखने वाला। दूसरा इसका जो मीनिंग है वो होता है मेटाफोरिकली, यानी कि मैंने आपको कुछ बात बताई और वो बात आपने ध्यान में कर ली, अब आप उस बात पे चलते हो, तो उस बात को आपने सोख लिया। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेटाफोरिकली, या यूँ कह दें, है ना, दूसरे वाले अंदाज में आपने किसी चीज़ को सोखा है। तो ये दूसरे वाले अंदाज का जो मीनिंग है आर्टिकल में आज इस वर्ड का आप देखेंगे, जिसको एसिमुलेट करना भी बोलते हैं। द सैंड एब्जॉर्ब्ड ऑल द वाटर, सैंड ने लिटरली एब्जॉर्व कर लिया, सोख लिया सारा पानी। और दूसरा वाला मीनिंग देखो, अ गुड स्टूडेंट एम्स टू एब्जॉर्व एवरीथिंग ही और शी रीड्स। एक अच्छा स्टूडेंट एम करता है कि वो सोख ले, एब्जॉर्व कर ले या एसिमुलेट कर ले हर एक चीज़ को जो वो रीड करता है। आज ये एसिमुलेट नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। ठीक है, कंज्यूम करना, सकिन करना, इम्बाइब करना, सभी सोख लेने के सिनोनिम्स हैं। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड है आज का अपने पास, इलेबोरेट। इलेबोरेट एक वर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है। वर्ब फॉर्म में इलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में बताना। एडजेक्टिव फॉर्म में इलेबोरेट का मतलब होता है जो ऐसी चीज़ जो खुद ही बहुत डिटेल्ड हो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो। दोनों तरीके से ये वर्ड मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ एक ही सेंटेंस में। महात्मा गांधी इलेबोरेटेड हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस इन हिज इलेबोरेट ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी ने इलेबोरेट किया, यानी डिटेल में बताया अपने ज़िंदगी के अनुभवों को अपनी इलेबोरेट ऑटोबायोग्राफी में। अब यहाँ एडजेक्टिव है, अपनी डिटेल्ड ऑटोबायोग्राफी में, और इसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इलेबोरेट को वर्ब फॉर्म में इंटरप्रेट करना, इल्यूसिडेट करना, एक्सपैंड ऑन करना भी बोलते हैं, किसी चीज़ को डिटेल में बताने के लिए। ठीक है, जैसे मैं ये सारा जो आपको बता रहा हूँ ये इलेबोरेट कर रहा हूँ आपके सामने, डिटेल में इल्यूसिडेट या एक्सपैंड ऑन कर रहा हूँ, और इसको फ्लैश आउट करना भी बोलते हैं। आज ये फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए, लास्ट वर्ड है, ये फ्लैश आउट नहीं, फ्रेजल वर्ब है आपके लिए। ठीक है, इस इलेबोरेट वर्ड से कनेक्ट करना। लास्ट वर्ड है अपने पास इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब होता है जो किसी इम्पल्स पे हो, बिना किसी प्लान के हो। बाजार गए आप, सुपरमार्केट आटा लेने, सब्जी लेने, और आते होते आपने जो है चॉकलेट्स उठा ली, 4 चॉकलेट्स। आटा सब्जी तो आपकी 500 रुपये की थी, 4 चॉकलेट्स 1000 रुपये की होगी। ऐसा भी करते हैं ना कुछ लोग। तो ये इम्पल्सिव डिसीजन होता है आपका ऑन द स्पॉट, बिना प्लानिंग के जब कोई काम करते हैं आप, जो अनप्लान्ड होता है और आपके मन के या मूड के हिसाब से होता है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव। इम्पल्सिव डिसीजंस कैन मेक यू रिग्रेट लेटर। अपने मूड के हिसाब से अचानक से लिए हुए डिसीजंस आपको बाद में रिग्रेट करने को मजबूर कर सकते हैं, पछतावा करने को मजबूर कर सकते हैं। रिग्रेट करना, पछतावा करना। अब ये जो अनप्लान्ड चीज़ होती है ना, इसको स्पॉन्टेनियस भी बोलते हैं, ऑफ हैंड भी बोलते हैं, और इसके लिए एक ईडियम भी है, ऑफ द कफ। जिन बच्चों ने मेरे साथ ईडियम्स और फ्रेजेस कवर किए हैं सारे, इस ईडियम को अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, स्पॉन्टेनियस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। बिना किसी तैयारी के आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया, बोल के बताओ भाई इस टॉपिक पे बोलो कुछ, तो आपने कुछ तैयार तो नहीं किया। तो जो भी आप बोलेंगे वो स्पॉन्टेनियस होगा, इम्पल्सिव होगा, उस मोमेंट पे आपने अनप्लान्ड तरीके से वो बोला होगा। चलिए, 5 वर्ड्स, भारी भरकम है आज वर्ड्स भी वोकैब के, इसलिए क्विज भी थोड़ा भारी भरकम बनाया मैंने। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। देखिए, समरी ये है कि सर्वाइकल कैंसर के केसेस बहुत आम हो रहे हैं महिलाओं में, पहले भी बहुत कॉमन थे और अभी भी हैं, और इस पर सरकार ने एक नया प्रोग्राम बनाया है जिसमें 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन दी जाएगी, ताकि आगे चल करके उनको सर्वाइकल कैंसर ना हो। अब ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? लेडीज़ के वूम्ब में, यानी यूट्रस में, जहाँ बच्चा रहता है 9 महीने,
उस वूम्ब या यूट्रस की जो नेक होती है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ पे एक HPV वायरस के अटैक की वजह से होने वाला कैंसर है। ये HPV वायरस जो है जनरली सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ही महिलाओं में एंटर करता है, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जनरली एडल्ट महिलाओं को होने वाली बीमारी है। ठीक है, हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप, 9 से 14 की बच्चियों को आप पहले ही ये वैक्सीन दे दोगे ताकि बाद में HPV वायरस से वो इन्फेक्टेड ना हो। लेकिन आपको एक चीज़ और भी ध्यान देनी थी, जिन बच्चियों को पहले से हो चुका है, जिन महिलाओं को जो 25-30 में है, जो रिस्क पे है, जिनको वैक्सीन नहीं लगी, उन महिलाओं के लिए आपको स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ भी बनानी है हर गांव और हर शहर में। बहुत ईजिली आप डिटेक्ट कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर को किसी भी क्लिनिक के अंदर। तो सरकारी PHC, CHC, छोटे जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने की फैसिलिटी भी हो। तो ये जो नई जनरेशन है, इनको तो नहीं होगा आने वाले टाइम में, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है, जिनके वैक्सीन नहीं लगी 14 से पहले, उनके लिए भी कुछ इंतजाम हो सके। तो आपको स्कीम को होल सम बनाना है, सभी को यानी होल को इन्वॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। टोन मैं लास्ट में बताने भूल जाता हूँ, लेकिन फिर आज मैं लास्ट में बताऊँगा आपको, ताकि आप खुद ही जज कर पाएँ टोन आर्टिकल की क्या थी। ठीक है, लास्ट में बताऊँगा। हेल्थ इज़ सेल्डम यूनिडायमेंशनल एंड इट मस्ट नॉट बी सीन एज सच। कह रहा है हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, वो सेल्डम ही यूनिडायमेंशनल होता है। सेल्डम का मतलब है ना के बराबर, बिरले ही, रेयरली, हार्डली, समझते हो ना, ना के बराबर। और यूनिडायमेंशनल मतलब जिसकी एक ही डायमेंशन हो, एक ही एस्पेक्ट हो, जिसका एक ही पहलू हो। तो हेल्थ कभी भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसका एक ही पहलू होगा, हेल्थ में कई चीज़ें शामिल होती हैं। कह रहा है और इसको नहीं देखा जाना चाहिए, मस्ट नॉट बी सीन, इसी तरीके से एज सच। सरकार को भी हेल्थ को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से जो है हेल्थ को ट्रीट करना चाहिए। कह रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी पर्टिकुलरली मस्ट फैदम द इंटायरिटी ऑफ द इशू। कह रहा है सरकारी जो पॉलिसी है, खास करके पर्टिकुलरली, उसको तो फैदम करना ही चाहिए, समझना ही चाहिए, अंडरस्टैंड करना ही चाहिए, पूरे इशू की एंटायरिटी को, या पूरे इशू को ऐसा समझ लो, एंटायर इशू को। एंटायरिटी ऑफ इशू मतलब एंटायर इशू है ना, टोटलिटी ऑफ इशू। तो पूरा इशू उनको समझना चाहिए। और क्या करना चाहिए, एंड एसिमुलेट मल्टीपल एस्पेक्ट्स इन अ फील्ड स्ट्रेटजी फॉर ऑप्टिमम रियलाइजेशन ऑफ द इंटेंडेड गोल। और इनको एसिमुलेट करना चाहिए, सोख लेना चाहिए, इंक्लूड कर लेना चाहिए कई तरह के एस्पेक्ट्स को, पहलुओं को, एक फील्ड स्ट्रेटजी में। ऐसी स्ट्रेटजी जो फील्ड में इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जो आम आदमी के ऊपर लगने वाली है। और ये क्यों करना है, ताकि आपको ऑप्टिमम रियलाइजेशन हो सके, आप अच्छे और बेहतर तरीके से साकार कर सकें, रियलाइज कर सकें अपने इंटेंडेड गोल को, आपका वो गोल जिसकी आपको इंटेंशन है, जो आप पूरा करना चाहते हो। समझ पाए, वर्ड फॉर वर्ड आपको सेंटेंस मीनिंग बता रहा हूँ मैं। अब एक बार पूरा एक साथ देखो, फिर स्ट्रक्चर देखना। सरकारी पॉलिसी तो कम से कम समझे इस बात को, किसी भी इशू की एंटायरिटी को, और हर एस्पेक्ट को एसिमुलेट करे अपनी पॉलिसी में, फील्ड स्ट्रेटजी में, ताकि जो भी सरकारी गोल है उस पॉलिसी का, मान लो ये गोल है कि सर्वाइकल कैंसर को हटाना है, तो इस गोल को आप ऑप्टिमम रियलाइजेशन दे सकें, इसको अच्छे से और बेहतर तरीके से रियलाइज कर सके, साकार कर सके। गवर्नमेंट पॉलिसी की वर्ब है मस्ट, फैदम। मस्ट एक मॉडल वर्ब है, फैदम मेन वर्ब होगी इसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। फैदम का मीनिंग आपको बता चुके हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी की दूसरी वर्ब है एसिमुलेट। दूसरी वर्ब ऐड कंजंक्शन से जुड़ी हुई है, मस्ट यहाँ पे भी अंडरस्टूड है। पॉलिसी मस्ट फैदम एंड पॉलिसी मस्ट एसिमुलेट। एंटायरिटी यानी टोटलिटी, किसी भी चीज़ का पूरा पिक्चर। ऑप्टिमम का मतलब होता है सबसे अच्छे लेवल पे, सबसे ज़्यादा भी नहीं, सबसे कम भी नहीं, जो आइडियल हो वो होता है ऑप्टिमम। जैसे एक्सरसाइज करना अच्छा है, तो क्या 10 घंटा एक्सरसाइज कर लें दिन में? नहीं, वो गलत है। आपको 45-50 मिनट्स, 1-1.25 घंटे से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज अगर करते हैं एक टाइम में, तो वो सही नहीं है। तो ऑप्टिमम जो है एक्सरसाइज वो है 45 से 75 मिनट्स की, है ना उससे ज़्यादा कम, ना उससे बहुत ज़्यादा। तो ऑप्टिमम का मतलब आप समझ गए ना, बेस्ट क्वांटिटी या क्वालिटी किसी भी चीज़ की। कह रहा है जी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन्स अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरिम बजट दैट द गवर्नमेंट प्लान्स टू इनकरेज वैक्सीनेशन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर फॉर गर्ल्स एज 9 to 14। इतना ही पढ़ लेते हैं। कह रहा है जो केंद्र सरकार है, उनकी फाइनेंस मिनिस्टर यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है सीतारमन जी, इनकी जो अनाउंसमेंट है, जो ऐलान है, और कब? इंटरिम बजट की प्रेजेंटेशन के दौरान या पेशगी के दौरान। और अनाउंसमेंट क्या है? दैट वो ये कि सरकार जो है प्लान कर रही है कि वो इनकरेज करेगी, बढ़ावा देगी टीकाकरण को, वैक्सीनेशन को, इम्यूनाइजेशन को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ, अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। और किस में?
ऐसी लड़कियों में, बच्चियों में 9 से 14 साल की जो हैं, कह रहे ये जो अनाउंसमेंट है ना इस टाइप की, ये पूरे टाइप की कि ऐसे ऐसे हम करेंगे और ये इन्होंने बताया बजट के दौरान। अब इसकी वर्ब आई है इज़। कह रहे जी इज़ नो डाउट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ये बिना किसी डाउट के एक स्टेप है, कदम है सही दिशा में, राइट डायरेक्शन में। हमें कोई शक नहीं है कि ये कदम बिल्कुल सही है, सरकार को ऐसा कर ही देना चाहिए। अनाउंसमेंट सब्जेक्ट है आपका, देख पा रहे होंगे आप, ग्रीन कलर मैंने दिया हुआ सब्जेक्ट्स को, इज़ इसकी वर्ब है। ग्रीन और पिंक पकड़ोगे तो आपको सब्जेक्ट वर्ब समझ में आएंगे। मैं खुद भी निकाल के आपको बता सकता हूँ ड्यूरिंग द क्लास, कल की क्लास में ऐसा कर लेंगे, लेकिन उससे क्लास लंबी हो जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट की वर्ब है प्लान्स। कह रहा है जी वाइल द स्कीम, जस्ट अ मिनट, हाँ, वाइल द स्कीम विल बी फ्लैश्ड आउट पोस्ट इलेक्शंस इट इज़ ऑल्सो टाइम टू, माउस चला गया कहीं, हाँ, इट इज़ ऑल्सो टाइम टू क्वेश्चन इफ एनी प्रोग्राम टू हैंडल सर्वाइकल कैंसर वुड बी होलसम। इतना ही पढ़ो। कह रहे जी जहाँ स्कीम जो है वो फ्लैश आउट होगी उसको डिटेल में बताया जाएगा। फ्लैश आउट करना, एक्सपेंड करना, इलेबोरेट करना, डिटेल में बताना। और कब? इलेक्शंस के बाद। कह रहे जहाँ स्कीम को इलेक्शंस के बाद में डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे काम करेगी। वहीं वक्त आ गया है, इट इज़ ऑल्सो टाइम, कि हम क्वेश्चन करें, सवाल करें। इफ़ हाँ या ना, इफ़ यानी हाँ या ना, कि कोई भी प्रोग्राम जो है जो हैंडल करता हो सर्वाइकल कैंसर को, क्या वो होलसम होगा, क्या वो हेल्दी होगा, क्या वो सब चीज़ों को अपने दायरे में लेने वाला होगा। और कब? इफ़ इट डिड नॉट एसिमुलेट अ स्क्रीनिंग आस्पेक्ट, अगर ये एसिमुलेट ही ना करता हो, अपने अंदर सोखता ही ना हो या इंक्लूड ही ना करता हो स्क्रीनिंग के यानी कि डिटेक्शन के एस्पेक्ट को, सर्वाइकल कैंसर की टेस्टिंग को। तो वैक्सीन लगाने से सर्वाइकल कैंसर ठीक है 20 साल बाद जीरो हो जाएगा, 30 साल बाद कम हो जाएगा, लेकिन अब जब महिलाओं को जो वैक्सीन नहीं लग सकती उनकी स्क्रीनिंग भी तो आपको करवानी चाहिए, है ना, वो चेक भी तो करवा सके कि उनको कैंसर है या नहीं। चलिए, स्कीम की वर्ब है विल बी फ्लैश आउट, फ्लैश आउट करना, किसी चीज़ को डिटेल में बताना। इट की वर्ब है इज, प्रोग्राम की वर्ब है वुड बी, और इट आया अगेन प्रोग्राम के लिए, वर्ब है डिड नॉट एसिमुलेट, स्क्रीनिंग यानी डिटेक्शन या डायग्नोसिस। अब मुझे बताओ, बात हो रही है फ्यूचर की और बात यहाँ पे टेंस यूज़ कर रहा है पास्ट का। अजीबोगरीब काम क्यों कर रहा है ये? इफ़ इट डिड नॉट एसिमुलेट, अगर ये एसिमुलेट ना करता। अरे भाई साहब, फ्यूचर में प्रोग्राम आएगा, अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ। अब जब लॉन्च होगा उसके बाद एसिमुलेट करेगा या नहीं करेगा देखेंगे। पास्ट टेंस को फ्यूचर के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपसे ये कॉन्सेप्ट जो है पूछना चाह रहा हूँ। जिन बच्चों को समझ में आ गया फटाफट वो कॉन्सेप्ट का नाम लिख दो, बस कमेंट सेक्शन में कॉन्सेप्ट का नाम लिख दो अगर आपको ये समझ में आ गया। अब मैं समझाने वाला हूँ, जिनको नहीं आता वो भी देख लो। देखो, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड इन सेकंड कंडीशनल। अब बोलोगे सर ये क्या अंग्रेजी बना दी इतनी सारी? भाई साहब 3 कंडीशनल है, इनफैक्ट 4 है अंग्रेजी में, सब बच्चों को आने चाहिए। अगर कंडीशनल नहीं आते हैं तो इफ़ से बनने वाले सेंटेंस आप हैंडल नहीं कर पाओगे। कंडीशनल की पूरी एक क्लास है आधे घंटे की, आज ज़रूर याद से मैं उसका लिंक यहाँ डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में भी डाल देता हूँ, ठीक है। सब बच्चों को ये क्लास देखनी है, आधे घंटे में कंडीशनल सीखने हैं। सेकंड कंडीशनल बता रहा हूँ आपको, खाली ये बात करता है फ्यूचर की, और ऐसा फ्यूचर जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जैसे अगर मेरे पास पैसा हो या अगर मैं बहुत अमीर हूँ तो मैं दुनिया घूमने चला जाऊँ। ये कैसी बात है? ये ऐसी बात है ख्वाबों वाली। तो जब भी ख्वाबों वाली बात होती है, अगर ऐसा हो तो ऐसा कर दूँ, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, वहाँ पे पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगा करके सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर उसकी कुछ इस तरह से है, याद रखना है आपको ये कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। बात फ्यूचर की करेगा, ख्वाब फ्यूचर के बताएगा, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। स्ट्रक्चर इसकी ऐसी होगी, इफ़ इट रेन टुमारो वी वुड स्टे इंडोर्स एंड वॉच मूवीज़ ऑल डे। अगर कल बारिश हो जाए, अगर कल बारिश हो जाए, रेन्ड टुमारो, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। अगर कल बारिश हो जाए तो हम घर पे रहेंगे और सारा दिन मूवीज़ देखेंगे। अब ये ख्वाब वाली बात है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? पॉसिबिलिटी कम है और आपने कुछ सपना सा देख रखा है कि ऐसा हो जाए तो अगर ऐसा हो जाए तो मैं घर पे रहूँगा और मूवी देखूंगा। तो इसलिए स्ट्रक्चर जो है आपको यूज़ करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी इफ़ के साथ वाले क्लोज में, और बाद वाले क्लोज में वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे विल, शैल, मे, माइट कुछ नहीं आएगा। सेकंड कंडीशनल में सिर्फ वुड का इस्तेमाल होता है, दूसरे वाले क्लोज में, इफ़ वाले क्लोज में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस एग्जॉटिक कल्चर्स। अगर मैं अमीर हूँ तो मैं पूरी दुनिया घूमूँ और एग्जॉटिक कल्चर्स को, विदेशी संस्कृतियों को एक्सपीरियंस करूँ, है ना, वहाँ के लोगों से मिलूँ, वहाँ की भाषा को सीखूँ, वहाँ का खाना टेस्ट करूँ।
ठीक है, तो यहाँ भी मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है आई के साथ में वर का। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर आई के साथ में तो ठीक है प्लूरल वर्ब आ जाती है, आई हैव लिखते हैं अपने, है ना, आई हैज़ नहीं लिखते। अगर शी हो ही हो तो उसके साथ में क्या लगेगा? सेकंड कंडीशनल की खासियत एक ये भी है कि अगर वॉज वर में से इस्तेमाल करना है तो सिर्फ वर का होगा, वॉज का नहीं होगा। इफ़ शी वॉज अ शेफ़ शी वुड एक्सपेरिमेंट विद एक्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स एंड क्रिएट टेस्टी डिशेस। अगर वो एक शेफ़ हो, अगर वो एक बावर्ची हो तो वो एक्सपेरिमेंट करे एक्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स के साथ में और बहुत टेस्टी डिशेस को क्रिएट करे। ठीक है, तो शी के साथ में वॉज नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म वर ही आएगी। पास्ट सब्जेक्टिव मूड वॉज को सेकंड फॉर्म बना के कभी नहीं लेता, है ना। चलिए, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। होमवर्क के अंदर एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, ये जो सिखाया है इसको आपको अप्लाई करके बताना है सेंटेंस की सही फॉर्म को। एक इसमें एरर है, ढूंढ के बताओ। इफ़ द पुलिस मैनेज टू अरेस्ट गैंग लीडर द क्राइम इन द सिटी विल ड्रॉप ओवरनाइट। अगर पुलिस मैनेज कर ले कैसे भी अरेस्ट करना इस गैंग के लीडर को, सरगना को, तो क्राइम जो है सिटी में रातों रात ओवरनाइट ड्रॉप कर जाए या गिर जाए। ठीक है, सब लोग डालो कमेंट्स में सब्जेक्टिव मूड पास्ट आपको ट्रिगर करना है सेकंड कंडीशनल के साथ। बाकी वो मैंने ग्रामर वाली जो प्लेलिस्ट है सब्जेक्टिव की और कंडीशनल्स की नीचे मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दी है, वहाँ से रिफर कर लेना सभी। कह रहा है कैंसर ऑफ द सर्विक्स लिटरली द नेक ऑफ द वूम इज़ क्वाइट यूनिक अमंग कैंसर्स। कह रहा है सर्विक्स का जो कैंसर है जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, और सर्विक्स क्या होती है? वूम्ब की यानी कोक की यानी यूट्रस की नेक, उसकी गर्दन, उसका ऊपर का हिस्सा। कह रहे ये यूनिक है दूसरे कैंसर्स में। और क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द केसेस 99% अकॉर्डिंग टू द WHO आर लिंक टू इन्फेक्शन विद HPV वायरस। कह रहे यूनिक क्यों है? क्योंकि 99% केसेस जो हैं, लगभग सभी केसेस ही हैं जो लिंक्ड होते हैं इन्फेक्शन से HPV वायरस से। ये कैंसर उन्हीं को होता है जिनको HPV वायरस का इन्फेक्शन हो। और ये वायरस कहाँ है? कह रहा है कॉमन वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। कह रहा है ये कॉमन वायरस है जो ट्रांसमिट होता है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए। ठीक है, तो कैंसर की वर्ब है इस, केसेस की वर्ब है आर, लिंक्ड टू का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, ट्रांसमिटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो वायरस जो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट करता नहीं है वो वायरस, वो खुद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है यानी जाता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वायरस नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रही है। चलो, कह रहा है वाइल मोस्ट HPV इन्फेक्शंस रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली एंड द वीमेन रिमेन सिम्टम फ्री, परसिस्टेंट इन्फेक्शन कैन लीड टू सर्वाइकल कैंसर। कह रहा है जहाँ ज़्यादातर HPV इन्फेक्शंस जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं अपने आप यानी स्पॉन्टेनियसली, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको HPV का इन्फेक्शन हुआ, आप डॉक्टर के गए या कभी कभी नहीं भी गए, खुद से रिजॉल्व हो गया, वो स्पॉन्टेनियसली हो गया, अपने आप हो गया, नेचुरली हो गया। और वीमेन जो है सिम्टम फ्री रहती हैं, उनको कोई भी इस इन्फेक्शन का सिम्टम जो है उनको फील नहीं होता। कह रहा है वहीं बार बार होने वाला अगर इन्फेक्शन है, परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, वो लीड टू करता है सर्वाइकल कैंसर की तरफ, सर्विक्स में होने वाले कैंसर की तरफ। समझ गए सेंटेंस? इसकी गहराई ये सेंटेंस की ये है, अगर आपके पार्टनर बार बार चेंज नहीं हो रहे हैं, सेक्सुअल पार्टनर्स, मान लो हस्बैंड को है, वाइफ को है, बॉयफ्रेंड को है, गर्लफ्रेंड को है, और उन्होंने इस वायरस को मैनेज कर लिया, हस्बैंड ने अपना ट्रीटमेंट करवाया, वाइफ ने अपना करवाया, और उनके पार्टनर्स चेंज नहीं हो रहे, तो फिर ये वायरस जो है आपको जनरली बार बार जो है इन्फेक्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट बार बार कब करेगा? जब आपके पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं और हर पार्टनर को HPV वायरस है। और जनरली HPV वायरस ऑलमोस्ट हर इंसान को होता ही है ज़िंदगी में मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है उस बारे में समझा है। तो HPV इन्फेक्शन जो है औरतों को इसीलिए जनरली इसलिए होता है, उन लेडीज़ को जिनके पार्टनर्स मल्टीपल टाइम्स चेंज होते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इन्फेक्शंस की वर्ब है रिजॉल्व, विमेन की वर्ब है रिमेन, इन्फेक्शन की वर्ब है कैन लीड टू, स्पॉन्टेनियसली यानी बार बार, अपने आप, परसिस्टेंट यानी बार बार, लगातार। कह रहा है इसीलिए इस इन्फेक्शन से एक स्टिग्मा भी जुड़ी हुई है, ऐसा इन्फेक्शन होने पे जनरली डिस्क्लोज नहीं किया जाता क्योंकि लोग गलत समझते हैं इसका मतलब। कह रहा है इट इज़ द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स अमंग वीमेन। ये सेकेंड लीडिंग कॉज है कैंसर रिलेटेड डेथ्स का औरतों में इन इंडिया, भारत के अंदर। और कितनी? लगभग 77,000 हर साल, 77,000 एनुअली, एंड is estimated to be the second most frequent cancer among Indian women between 15 and 44 years। और ये एस्टिमेटेड है कि ये दूसरा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट कैंसर होगा भारत की औरतों में जो 15 से 44 साल की हैं। समझ गए? तो ये ऐसा एस्टिमेशन है। तो सेकंड लीडिंग कॉज है ये कैंसर रिलेटेड डेथ्स का।
फर्स्ट लीडिंग कॉज कैंसर रिलेटेड डेथ्स का मेल और फीमेल दोनों में होता है लंग कैंसर। वर्ल्ड वाइड आंकड़े बता रहा हूँ मैं आपको, दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंसर डेथ्स होती हैं वो होती हैं लंग कैंसर से। और वैसे कैंसर जो औरतों में सबसे ज़्यादा होता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर, जिसको ट्रीट कर लिया जाता है ना, सर्जिकली ब्रेस्ट को रिमूव किया या कीमोथेरेपी से। तो वैसे तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा होता है औरतों में, लेकिन डेथ जो होती है वो होती है लंग कैंसर से। कह रहा वाइल द गुड न्यूज़ इज काउज्ड इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अ वैक्सीन। कह रहे जहाँ जो अच्छी न्यूज़ है वो काउज्ड है। काउज करना यानी एक्सप्रेस करना, फ्रेम करना। वर्ब फॉर्म में काउच का मतलब होता है किसी चीज़ को शब्दों में बयान करना। नाउन फॉर्म में काउच का मतलब होता है सोफ़ा, है ना। तो कह रहे जहाँ अच्छी न्यूज़ जो है वो एक्सप्रेस्ड है, बयान हो रही है अवेलेबिलिटी में वैक्सीन की, वैक्सीन हमारे पास है इस बीमारी के लिए। कह रहे वहीं द सोबरिंग फैक्ट इज दैट द एवरेज नेशनल प्रिवेलेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होवर्स एट जस्ट अंडर 2%। जो सोबर करने वाला, हम्बल बनाने वाला, परेशान करने वाला, अलार्म करने वाला फैक्ट वो ये है कि एवरेज नेशनल जो प्रिवेलेंस है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की, प्रिवेलेंस मतलब कौन सी चीज़ कितना प्रिवेल करती है, किस लेवल तक वो चीज़ जो है प्रचलन में है, समझ गए ना, ट्रेंड में है। तो एवरेज नेशनल ट्रेंड या प्रचलन जो है सर्वाइकल कैंसर के टेस्टिंग का या स्क्रीनिंग का, वो होवर कर रहा है, मंडरा रहा है, मेंटेन कर रहा है, लिंगर कर रहा है सिर्फ 2% या 2%। सिर्फ 2% औरतें हैं जो सर्वाइकल कैंसर के लिए खुद को कभी भी टेस्ट करवाती हैं। एंड आउटकम्स डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ डिटेक्शन। सारा आउटकम डिपेंड करता है डिटेक्शन की स्टेज पे। बहुत लेट से करवाया तो पूनम पांडे जैसा काम हो जाएगा, बहुत जल्दी करवाया तो ये कैंसर जो है कोविड से बढ़ के कुछ भी नहीं है। कोविड जैसी बीमारी आप समझे, इजीली प्रिवेंटेबल और डिटेक्टेबल, ठीक है। चलिए, गुड न्यूज़ की वर्ब है इस, सोबरिंग फैक्ट की वर्ब है इस, प्रेवलेंस की वर्ब है होवर्स, होवर करना है, मंडराना, है ना। आउटकम की वर्ब है डिपेंड। होवर एट जो है फिक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ पे मंडराती है तो वो उस पर होवर ऐड करती है, ठीक है। चलो, नया वर्ड होगा आपके लिए। अब आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है इरोनिकली सर्वाइकल कैंसर कैन बी इजिली डायग्नोस्ड इन अ पब्लिक हेल्थ सेटिंग विद मिनिमल टूल्स। कह रहा है आयरनी की बात यह है, उपहास की बात यह है, हंसी की बात यह है, विडंबना यह है कि इतनी भयंकर बीमारी जो बनी हुई है सर्वाइकल कैंसर, इसको डायग्नोज किया जा सकता है किसी भी पब्लिक हेल्थ सेटिंग में, किसी भी पब्लिक हेल्थ यानी सरकारी हेल्थ इंस्टीट्यूशन की जो है बिल्डिंग में, है ना, उसकी सेटिंग में। और कम से कम टूल्स के साथ में, कोई ज़्यादा उपकरण भी इसके लिए नहीं चाहिए। अब टूल्स क्या चाहिए, देखो, ह्यूमन आई, इंसान की आँख, अ डाइल्यूशन ऑफ वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरके का पानी, डाइल्यूशन है ना, उसको डाइल्यूट करना पानी में, एंड अ डैब ऑफ ल्यूगल्स आयोडीन, जो ल्यूगल आयोडीन है उसका एक छोटा सा डैब, एक छोटा सा, समझ गए, एकदम जैसे रुई डुबो के आप निकाल लेते हैं बाहर, है ना, उसको डैब बोलते हैं। स्मॉल अमाउंट अगर आप रुई पे लगा दें किसी चीज़ की, कॉटन पे, तो डैब होता है। ल्यूगल्स आयोडीन एक आयोडीन का मिक्सचर है, शायद पोटेशियम आयोडीन से मिलकर के बना होता है, थोड़ा देख लेना, ये पोटेशियम आयोडीन दोनों के मिक्सचर को शायद ल्यूगल आयोडीन बोलते हैं। तो कह रहा है छोटी मोटी चीज़ें चाहिए, कोई भी आदमी जो है आंख से देख करके बता देगा सर्वाइकल कैंसर हुआ है या नहीं हुआ, कोई भी डॉक्टर। सर्वाइकल कैंसर की वो है कैन बी डायग्नोस्ड, डायग्नोज करना, स्क्रीन करना, डिटेक्ट करना, टेस्ट करना, सबका मतलब एक ही है। मिनिमल यानी ना के बराबर, डैब का मतलब है स्मॉल अमाउंट। कह रहे दीज आर नोन एज वाया और विली टेस्ट एंड हेल्प लुक फॉर प्री कैंसरस लीजन्स। ये दोनों जो हैं वाया और विली टेस्ट कहलाते हैं और हेल्प करते हैं ढूंढने में, लुक फॉर करने में, सर्च करने में ऐसे लीजन्स को, ऐसे सोर को, इंजरी को, अल्सर को या गांठ को, है ना, जो प्री कैंसरस है, जो कैंसर होने वाली है, अभी कैंसर हुई नहीं है, कैंसर बनने वाली है। तो पहले ही आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर के पास जाकर के। मुश्किल से 10-5 मिनट का प्रोसीजर होना चाहिए जैसा देखने में लग रहा है। एंड कैंसर, है ना, प्री कैंसरस लीजन्स को भी देख लेते हैं और कैंसर हो गया उसको भी देख लेते हैं। मच बिफोर एन एडवांस स्टेज ऑफ द डिसीज कैन बी पिक्ड अप विद साइटोलॉजी। और कह रहा है ये बहुत पहले कर सकते हो जब एडवांस स्टेज आती है डिसीज़ की, जो कि पिकअप होती है साइटोलॉजी के साथ। साइटोलॉजी यानी साइट्स, यानी सेल्स की लॉजी, यानी उनकी स्टडी। साइटोलॉजी के अंदर जो है सेल्स को स्टडी किया जाता है। आपने सुना होगा 2-3 टर्म्स हैं, जैसे कैंसर वाले की बायोप्सी होती है। बायोप्सी क्या है, जीते हुए आदमी की सेल को उठाना और उसको चेक करना, है ना, उनकी साइटोलॉजी लगा करके, सेल साइंस जो है उसको लगा करके देखना कि वो कैंसरस है या नहीं है। तो कह रहे हैं जी बायोप्सी करवाने की ज़रूरत नहीं होती। जो बायोप्सी से एडवांस स्टेज होती है उससे पहले ही आप जो है इस सेटिंग के अंदर इस कैंसर को पकड़ सकते हैं। समझ पा रहे हो इस बात को। दीज की वर्ब है आर नोन एंड दीज की वर्ब है हेल्प।
ये दोनों टेस्ट की बात हो रही है, विली और वाया टेस्ट की। चलिए, एडवांस स्टेज ऑफ द डिसीज जो है ना, इसकी वर्ब है कैन बी पिकड अप। पिकअप करना, किसी चीज़ को पकड़ना, डिटेक्ट करना। एडवांस स्टेज को आप डिटेक्ट करोगे साइटोलॉजी के थ्रू। कह रहा है सिंपल शॉर्ट प्रोसीजर क्रायोथेरेपी कैन देन बी डन वाइल द पेशेंट इज अवेक। कह रहे एक छोटा सा शॉर्ट प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं क्रायोथेरेपी, जो कि किया जा सकता है पेशेंट को अवेक रख करके ही, उसको बिना सुलाए, बिना एनेस्थीसिया दिए। और क्यों? टू डिस्ट्रॉय द एबनॉर्मल ग्रोथ। एबनॉर्मल ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या समझ के सर्वाइकल कैंसर के जो ट्यूमर है उसको ख़त्म करने के लिए। बड़ा ही सिंपल डिटेक्शन और बड़ा ही सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट होता है। कहने का मतलब ये, क्रायोथेरेपी की वर्ब है कैन बी डन। यस, शॉर्ट प्रोसीजर की वर्ब समझ लो, शॉर्ट प्रोसीजर की वर्ब है कैन बी डन, पेशेंट की वर्ब है इज। क्रायोथेरेपी जो है शॉर्ट प्रोसीजर के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है कॉमा से कॉमा के बीच में, आपका जो ट्रू सब्जेक्ट है सेंटेंस का, दैट इज शॉर्ट प्रोसीजर। कह रहा है गिवन दैट it is easy to prevent, identify and treat cervical cancer, it is unacceptable that so many women are dying of the disease। कह रहा है जी, देखते हुए इस चीज़ को, गिवन दैट, देखते हुए इस बात को कि गिवन दैट ये बड़ा इजी है रोकना, पहचानना और ट्रीट करना सर्वाइकल कैंसर को। कह रहा है जी, ये जानते हुए, इस चीज़ को समझते हुए, गिवन दैट ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि इतनी औरतें मर रही हैं इस बीमारी से, दे आर डाइंग ऑफ द डिजीज़। इट की वर्ब है इज, विमेन की वर्ब है आर डाइंग, इट की वर्ब है इज। ठीक है, इट इज़ ईजी टू प्रिवेंट, ईजी टू डिटेक्ट एंड ईजी टू ट्रीट। चलिए, डाई के बाद में ऑफ भी लगता है, फ्रॉम भी लगता है और इन भी लगता है। डाई ऑफ समथिंग, डाई फ्रॉम समथिंग, डाई इन समथिंग। याद आपको ये रखना है कि ऑफ लगेगा किसी बीमारी के लिए, जैसे डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ एनीमिया, जो भी बीमारी है किसी भी टाइप की, समझ गए ना। फ्रॉम लगेगा किसी कंडीशन से, जैसे कोई आदमी भूख से मर गया, कोई आदमी फायर से मर गया, कोई आदमी बुढ़ापे से मर गया, प्यास से मर गया, या दिल के कार्डियक अरेस्ट से मर गया। कार्डियक अरेस्ट कोई बीमारी नहीं है, कार्डियक अरेस्ट एक कंडीशन है। उससे बीमारी क्या होती है? कोरोनरी हार्ट डिसीज़, या जिसको हार्ट फेलियर भी बोलते हैं ना, वो बीमारी का नाम है। ठीक है, तो ये अगर कोई कंडीशन हो जो बीमारी ना हो और उससे किसी इंसान की डेथ हो, तो डाई फ्रॉम दैट कंडीशन, है ना, अ कॉज या कंडीशन, लिख देता हूँ मैं कंडीशन। और डाई इन कब करते हैं? जब किसी इंसान की किसी इवेंट में डेथ हो, किसी एक्सीडेंट में डेथ हो। डाई इन अ रोड क्रैश, डाई इन अ प्लेन क्रैश, समझ गए? डाई जो भी समझ, इवेंट समझ गए ना आप, किसी ऐसा घटना के अंदर किसी की डेथ हो। तो बड़ा आसान सा है, डाई के तीनों प्रेपोजिशन फिक्स्ड हैं, फॉर्मूला की तरह मैंने आपको समझा दिया इनको। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, टेस्ट करके देखो इस नॉलेज को, क्या आपको ये पिकअप हुआ है नहीं। द एक्टर नियरली डाइड ऑफ फ्रॉम या इन कैंसर इन हिज यंग डेज। एक्टर जो है लगभग मर ही गया था कैंसर से अपने जवानी के दिनों में। बट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल आफ्टरवर्ड्स हेल्प्ड हिम लिव अ लॉन्ग लाइफ। कह रहे लेकिन एक हेल्दी लाइफ स्टाइल ने बाद में जाकर के उसको मदद किया लंबी और हेल्दी लाइफ जीने में। और कब? बिफोर डाइंग ऑफ फ्रॉम या इन नेचुरल कॉजेज इन हिज 90s। मरने से पहले 90 की उम्र में नेचुरल कॉजेज की वजह से। तो पहले तो यंग डेज में कैंसर से चला जाता, लेकिन बाद में लाइफस्टाइल उसने अच्छा किया, कैंसर का इलाज करवाया और लास्ट में 90s की उम्र में नेचुरल डेथ से उसकी, नेचुरल कॉजेज से उसकी डेथ हुई। तो यहाँ डाइंग के बाद में क्या लगाऊँ, यहाँ डाई के बाद में क्या लगाऊँ? सब बच्चे ट्राई करें इसको, डालना कमेंट्स में। गलत बताओगे तो फिर भी मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, पूरा लिखना, डाई फ्रॉम कैंसर, डाई इन नेचुरल कॉजेज, ऐसा लिखोगे तो पता लगेगा। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है एज द गवर्नमेंट रोल्स आउट इट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम इट मस्ट ऑल्सो मैंडेट स्क्रीनिंग राइट एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। कह रहे जैसे ही ये सरकार रोल आउट करेगी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, रोल आउट करना, लॉन्च करना किसी चीज़ को, तो कह रहे अब निर्मला जी ने बोल दिया होगा तो ये होने वाला है। तो कह रहे जैसे ही सरकार करेगी ना इस काम को, इसको साथ ही साथ मैंडेट कर देना चाहिए, ज़रूरी बना देना चाहिए स्क्रीनिंग को, डिटेक्शन को या टेस्टिंग को सीधे PHC लेवल पे, गांव के लेवल पे। पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है ना गांव में, प्राथमिक सारवार केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे कैंसर की, इसकी सर्वाइकल की डिटेक्शन होनी चाहिए। कह रहा एंड इफ़ एबनॉर्मलिटीज आर आइडेंटिफाइड ऑफर क्रायोथेरेपी राइट देन। और अगर एबनॉर्मलिटी आइडेंटिफाई होती है तो क्रायोथेरेपी भी ऑफर करे वही के वहीं PHC में, गांव के अंदर ही महिला का सर्वाइकल कैंसर का इलाज होना चाहिए। चलिए, गवर्नमेंट की वर्ब है रोल्स आउट, इट की वर्ब है मस्ट मैंडेट, इफ़ एबनॉर्मलिटीज़ की वर्ब है आर आइडेंटिफाइड। ये वाला जो है, ये पूरा क्लोज जो आप देख रहे हो, सेंटेंस देख रहे हो या दो क्लोजेस देख रहे हो, ये फर्स्ट कंडीशनल है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा या ऐसा होना चाहिए। ऊपर सेकंड आया था ना,
अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। फर्स्ट क्या होता है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। दोनों में प्रोबेबिलिटी का फर्क है, वो आप कंडीशनल वाली क्लास देखोगे तो वहां से समझोगे। चलिए, गवर्नमेंट्स की वर्ब है दूसरी, ऑफर, मस्ट ऑफर। अच्छा, ये रोल आउट करना क्या होता है? रोल आउट करना किसी चीज़ को लॉन्च करना। रोल बैक का मतलब होता है लॉन्च करने के बाद में उसको कैंसिल करना। पहले सरकार ने एक स्कीम लगाई, अगले साल बोल दिया अब ये स्कीम खत्म, तो उस सरकार ने स्कीम को रोल बैक कर लिया, बैक लेने वापस ले लिया उसको। और रोल ओवर का मतलब होता है रोल आउट करने के बाद कंटिन्यू करते जाना। 2015 में कोई स्कीम लगाई, 16 में, 17 में भी चल रही है, 18 में भी चल रही है, तो उस स्कीम को सरकार बार बार रोल ओवर कर रही है, आगे से आगे एक्सटेंड या कंटिन्यू कर रही है। तो रोल आउट, रोल बैक एंड रोल ओवर 3 फ्रेजल वर्ब्स हैं, रोल से बनती है, याद रखना। चलो लास्ट सेंटेंस है शायद, कह रहा है इट इज अनलाइकली दैट वैक्सीनेशन ऑफ यंग गर्ल्स अलोन विल हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट इन द शॉर्ट और मीडियम टर्म। कह रहा बड़ा अनलाइकली है कि यंग गर्ल्स का, छोटी बच्चियों का वैक्सीनेशन जो है अकेले, उसका कोई फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा शॉर्ट और मीडियम टर्म में। लॉन्ग टर्म में होगा 30-40 सालों में, अगले 5 सालों का क्या करें? तो 5 सालों में कुछ ज़्यादा इसका बड़ा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। द ओनली वे टू प्रिवेंट डेथ्स इज टू डिप्लॉय द एंटायर असेंबली ऑफ टूल्स एज पार्ट ऑफ अ नेशनल सर्वाइकल कैंसर प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम। कह रहे महज एक ही तरीका है प्रिवेंट करने का इन मौतों को, कि आप डिप्लॉय करें, काम पे लगाएं पूरी असेंबली ऑफ टूल्स को। सारे जो टूल्स आपके पास है उनकी असेंबली को, उनके जमावड़े को, डिटेक्शन का टूल है ना, फिर बायोप्सी का टूल, क्रायोथेरेपी का टूल, सर्जरी का टूल, ये सारे जरियों को, इनकी असेंबली को, जमावड़े को आप एक साथ जो है यूज़ में लें, डिप्लॉय करें। और कैसे डिप्लॉय करें? एक हिस्से के तौर पे इसी प्रोग्राम के, नेशनल सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के। और ये कौन सा प्रोग्राम है भाई? कोमा लगा के इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एक्सेसिबल टू ऑल वीमेन रिस्पेक्टिव ऑफ एज, एजुकेशन, अफोर्डेबिलिटी और सोशल स्टेटस। ये ऐसा प्रोग्राम है जो एक्सेसिबल टू हो सभी औरतों को, बिना तवज्जो दिए उनकी एज के, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, 14 की हो चाहे 44 की हो, है ना, बिना तवज्जो दिए उनके एजुकेशन लेवल के या उनकी अफोर्डेबिलिटी के, कि उनके पास कितना पैसा है, अफोर्ड कर सकती हैं या नहीं कर सकती ट्रीटमेंट को, या उनके सोशल स्टेटस के, किस जाति से, किस धर्म से, किस गांव से या किस शहर से वो आती हैं, सोशली उनका स्टेटस क्या है। तो ये ऐसा प्रोग्राम हो सभी के लिए बराबरी तौर पे एक्विटेबली एक्सेसिबल हो। वे की वर्ब है इज, इरिस्पेक्टिव ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ, आप समझते हैं बिना तवज्जो दिए किसी फैक्ट को। इसमें और डबल एफ नहीं लगेगा और सिंगल एफ लगता है, हमेशा याद रखें। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को, थोड़ी लंबी होगी शायद आज, लेकिन ये आर्टिकल अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, पढ़ ही लेना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। और इसको शेयर भी करना, क्लास को मत शेयर करना, इस आर्टिकल की पीडीएफ को शेयर कर देना अपने घर परिवार में, सबको पता हो, है ना क्या चीज़ है ये। चलो फर्स्ट आ जाओ अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ी लैक्यूना या कमी क्या है स्कीम में जो यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज की है सर्विक्स कैंसर को या सर्वाइकल कैंसर को मैनेज करने के लिए। अब देखो सेंटेंस तो बड़ा, ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, लेकिन जिस बच्चे को लैक्यूना वर्ड का मीनिंग नहीं पता वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? लैक्यूना का मतलब होता है कमी या फ्लॉ, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी। तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया, अब इसकी कमी आप बता देंगे। फर्स्ट कमेंट में मैंने कमी डाल दी है, आंसर डाल दिया है, वहाँ से आपने जो आंसर बनाया और मेरा जो आंसर है उसको मैच कर लेना। चलिए लैक्यूना वर्ड को नोट करें, जिन बच्चों को ये वर्ड नहीं पता था, कमी को किसी चीज़ की लैक्यूना बोलते हैं। ये बीच में क्या डाल दिया यार, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय एंड थ्रिल, गलत हो गया ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ईडियम डाल देता हूँ मैं, ठीक है, ऑफ द कफ। एक्चुअली में क्या है, ये जो क्वेश्चन था कल की क्लास से कॉपी हो गया, तो बीच में ईडियम डाल दिया मैंने, ऑफ द कफ, इसका मीनिंग आपको बताना है। फ्रिजल वर्ब है रोल बैक, इसका मीनिंग बताना है। और लास्ट में एसिमुलेट वर्ड का क्या मीनिंग होता है, एब्जॉर्ब होता है, फैथम होता है, ऑप्टिमम होता है। नीचे क्लोज टेस्ट है, खुद से सॉल्व करना है आपको, ये अच्छे लेवल का है। मैं आंसर डालूंगा, नीचे हिंट्स भी डाल दूंगा, जो आंसर क्यों बनाया मैंने, एक बार खुद से ट्राई दे लो। चौथा 5 एक्चुअल में इसमें गलत हो गया ना, नंबरिंग देख लेना, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 7, ठीक है। लास्ट में 3 क्वेश्चन होंगे, 8वां, 9वां, 10वां, विच आर बेस्ड ऑन ग्रामर। फर्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है ग्रामर पे, वो इस वर्ड के आसपास है जो एरर है। सेकंड जो है इस वर्ड के आसपास है, और थर्ड जो है इस वर्ड के आसपास है, ठीक है, या फिर इस वर्ड की वजह से, इफ़ की वजह से, ऐसा समझ लो। तो तीनों एरर्स को ढूंढें। हिंट्स मैंने आपको दे दी हैं, फर्स्ट कमेंट में डिटेल्ड आंसर्स भी मैंने डाल दिए हैं। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। और आज सभी को होमवर्क टास्क ये भी दे रहा हूँ मैं कि
अपना जो ये कंडीशनल वाला चैप्टर है वो पूरा करें। फर्स्ट कमेंट में कंडीशनल चैप्टर का मैंने लिंक डाल दिया है। आधे घंटे की क्लास है, सबको समझना है। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।